हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम साइंस का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, 30 क्वेश्चन। और ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा वहां देखा होगा कि बहुत कुछ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले। और नए क्वेश्चन नहीं है, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनके साथ ही इनमें जो सामान्य जानकारियां या एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं 30 क्वेश्चनों के साथ में 30 और क्वेश्चन हमारे जरूर तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा जो लेक्चर होगा 25 से 30 मिनट का होगा, और कम से कम हम इसमें 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरा लेक्चर अटेंड करें, और हर क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करने से पहले आप इसमें जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपने से जरूर लगाएं। ठीक है, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करें तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं पिछले की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा, और जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसे एक चेक करने का भी आपको मौका जरूर मिलेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 31 से स्टार्ट है। इसका ये मतलब है कि हमने जो पहला लेक्चर डिस्कस करा था उसमें टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसीलिए इसमें 31 से स्टार्ट हुआ है। कहाँ तक चलेंगे तो 60 तक। यार एक चीज मैं और बोल दूं कि ये लेक्चर तो अभी अपलोड हो जा रहा है। ठीक है, आने वाले लेक्चर मेरा ये मानना है कि हम इसे ऑनलाइन डिस्कस करें। ठीक है, मतलब आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ पाओ, और जो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे अगर लेक्चर के साथ ही क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यार मेरे पास दो टाइमिंग है, या तो नाइट में 9 बजे, ठीक है, जब हम ऑनलाइन आ सकते हैं, या फिर दिन के 12 बजे। तो यार आप लोगों को जो भी टाइमिंग सुटेबल हो, ठीक है, जो भी ज्यादा बेटर लगे, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और या अगर आप चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसी प्रकार से हो, तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बाकी अगर ऑनलाइन की टाइमिंग, अगर आप इस टाइमिंग पे आ सकते हैं, हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं, तो दिन के 9 बजे, सॉरी, रात के 9 बजे या फिर 12 बजे, तो दो टाइमिंग में से एक टाइमिंग आप जरूर बता दीजिएगा, तो हम उस टाइमिंग पे ऑनलाइन आने लगेंगे और सारी चीजें और बेहतर होने लगेगी। तो यार हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो एड्स वायरस क्या है। ठीक है, आप ये जानते होंगे जो एड्स है, ठीक है, AIDS, ठीक है, AIDS ये क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एक सूची RNA, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है यहाँ दोहरी सूची RNA, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर एक सूची डीएनए, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ दोहरी सूची डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दोहरी सूची डीएनए है। ठीक है, डीएनए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एड्स की बात कर लेते थे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स होता है। तो यार एड्स एक रोग है, ठीक है, पर ये होता किससे, तो HIV से होता है, HIV से होता है। और HIV का मतलब होता है, तो जो एड्स होगा वो एड्स एक रोग है, परंतु एड्स जो होता है किस वायरस से होता है, तो HIV से होता है। ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये वायरस है HIV, और रोग होता है कौन सा, एड्स। ठीक है, और एड्स होता क्या है, तो डीएनए होता है, वो भी कौन सी, दोहरी सूची वाला। ठीक है, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल, आपने ये ऐसा पढ़ रखा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा, जो वायरस होते हैं ना यार, वो होते हैं प्रोटीन। ठीक है, मतलब किसके बने होते हैं वायरस, तो आपको ये याद रखना कि जो भी वायरस होता है वो प्रोटीन से बना होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो पौधों में वायरस होता है, ठीक है, जिससे हम पौधों की अगर हम बात करें, तो जो पौधों में वायरस होता है वो स्पेशली RNA का बना होता है। परंतु अगर हम मनुष्य की बात करें, या मनुष्य, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो कोई जीव की बात करें, तो उसमें जो वायरस है वो डीएनए का भी हो सकता है और RNA का भी हो सकता है। पर स्पेशली AIDS, ठीक है, ये जो वायरस है एड्स, जो कि HIV है, वो डबल हेलिक्स, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल या दोहरी सूची वाला डीएनए होता है। परंतु कुछ वायरस सिंगल सूची वाला डीएनए भी हो सकता है। तो आई होप आप सारी चीजें समझे होंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का हो जाएगा कि शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण। ठीक है, तो आपने देखा होगा यार, यदि आप शराब का सेवन करते हैं, वैसे गंदी बात है, पर अगर आप करते होंगे तो आपने जब देखा होगा कि आप अगर गलती से पुलिस के हथकंडे में आ गए या पकड़ा गए, ठीक है, श्वसन परीक्षण जब होता है, ठीक है, कि आपने शराब पी रखी या नहीं, तो उस श्वसन परीक्षण के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसमें क्या मिला होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एसिड, और सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, और थर्ड ऑप्शन है फिल्टर पेपर पर हल्दी, टर्मरिक, और फोर्थ ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिल्वर जेल। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, मतलब जो डिवाइस पुलिस वाले यूज करते हैं,
ठीक है, डिवाइस या पेपर हम जिसको बोल सकते हैं, उस पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसके अगर हम फुल फॉर्म की ये फॉर्मूले की बात करें तो K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला। और वहीं पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है तो H2SO4 होता है। तो ये दोनों चीजें उसमें लगी होती है। और जब हम श्वसन मतलब ये बोल सकते हैं कि वो जब पेपर को हम हमारी श्वास उस पर छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से एक गंध आने लगती है, ठीक है। कैसी गंध आती है तो सिरके जैसी गंध आती है। एक पेपर जिस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 दोनों लगा हो और उसमें जब हम हमारी श्वास छोड़ेंगे तो उसमें से क्या होने लगेगा, सिरके जैसी गंध आने लगेगी। और सिरके जैसी गंध अगर आ रही है मतलब हमने शराब पी रखी है। तो इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है, जो कि पेपर ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33वां हो जाएगा कि एंग्लो न्यूबियम, ठीक है, एंग्लो न्यूबियम किसकी नस्ल है, ठीक है। तो ये एक नस्ल का नाम है यार, एंग्लो न्यूबियम। तो पहला ऑप्शन है भेड़, सेकंड है बकरी, थर्ड है कुक्कुट और फोर्थ ऑप्शन है पशु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, बकरी की नस्ल है, ठीक है, एंग्लो न्यूबियम। और अगर मैं ये बात कर लूं कि जो एंग्लो न्यूबियम कहाँ पाई जाती है तो ये ब्रिटेन में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर, ब्रिटेन में पाई जाती है। और बी नस्ल का नाम याद रखोगे आप, टोरेनबर्ग, ठीक है, टोरेनबर्ग ये भी एक बकरी की नस्ल है और ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और एक और आप नस्ल का नाम याद रखना, खोरसा, ठीक है, खोरसा जो कि अफगानिस्तान में पाई जाती है। और एक बकरी की और नस्ल होती है बलूची, जो कि बलूचिस्तान में पाई जाती है। और जो क्वेश्चन में पूछा है एंग्लो न्यूबियम, ये पाई जाती है बकरी की नस्ल है और ब्रिटेन में। क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 की किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, स्पेशली याद रखना जिप्सम, ठीक है। तो किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले मैं जिप्सम का फॉर्मूला बता दूं तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, ये काहे का फार्मूला हो जाएगा, जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि किस प्रकार की जो मिट्टी है जिसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है जिप्सम का प्रयोग करके। तो पहला ऑप्शन है क्षारी, सेकंड है अम्लीय, थर्ड है जल क्रांत और फोर्थ ऑप्शन है जिस मिट्टी में मटियार या फिर क्ले की मात्रा अधिक हो, ठीक है। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की अम्लीय मिट्टी में हम क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम मतलब सी क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, इसे मिला देते हैं अम्लीय मिट्टी में, तो ये क्या होती है, कृषि योग्य हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो स्पेशली याद रखिएगा, स्त्रीलिंग हार्मोन बहुत अधिक पूछा जाने वाला एक क्वेश्चनों में से एक है। तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकंड है एंड्रोजन और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की स्त्रीलिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। और वहीं पर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एंड्रोजन। और ऑप्शन नंबर जो थर्ड दे रखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, और उसके बाद हम ये बोल सकते हैं उनके स्तन में से जब दूध आना प्रारंभ होता है तो वो किसके कारण आता है, तो ऑक्सीटोसिन के कारण आता है। मतलब जब तक बेबी जन्म नहीं लेता है तब तक ये सारी क्रियाएं नहीं होती, उसके बाद ही होती है। तो हम वो किस हार्मोन के कारण होती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। और इंसुलिन आप जानते ही, इंसुलिन क्या होता है, शर्करा, मतलब जो शुगर की बीमारी होती है उसे कंट्रोल करता है या किसकी कमी के कारण हो जाता है, शुगर, तो किसकी, इंसुलिन की कमी के कारण। तो हमने यहाँ देखा है कि जो एस्ट्रोजन है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है, एंड्रोजन है ये है नर जनन हार्मोन, और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ठीक है, महिलाओं में पाया जाता है ये। और इंसुलिन हार्मोन ये कहाँ पाया जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंसुलिन की कमी होने से या इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से शुगर पेशेंट बन जाते हैं। मतलब उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगने हो रहे होते हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जितनी चीजें मैंने बताई आप सारी चीजें समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा कि सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला जैसे क्या, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो मूल से तो प्राप्त होता नहीं होगा, तने से भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऑब्वियसली अगले ऑप्शन होंगे फूल की कली से और फल से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर यार कि जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37वां कि कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो कि कठिन परिश्रम करते हैं, कहने का मतलब अधिक मेहनत करते हैं, ठीक है, परिश्रम की करते हैं, उनके हथेलियां क्या हो जाती है, हथेली और तलवे उनके क्या हो जाते हैं, उनकी त्वचा मोटी हो जाती है। तो उसका कारण
क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मोटी बाह्य त्वचा, सेकंड ऑप्शन है मोटा चर्म, थर्ड ऑप्शन है मोटा अवतरत्व ऊतक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मोटा अवतरत्व ऊतक स्पेशल बन जाता है, जो लोग कठोर मेहनत करते हैं उनकी हथेली, जिसके कारण उनकी हथेली क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कि मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर, ठीक है, मतलब ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम मानव है, ठीक है, इनमें रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 100 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर, या सेकंड ऑप्शन 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और थर्ड ऑप्शन है 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है यार 150 से 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यार देखो यहाँ सी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हम यहाँ बोल सकते हैं कि 80 से लेकर, ठीक है, 80 से लेकर 90 मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर इतना होना चाहिए नॉर्मल शुगर। 80 से 90 आप याद रख सकते हैं, और स्पेशली ये भी याद रखना मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर, क्योंकि जो एग्जाम है आजकल यूनिटों पे भी स्पेशली ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39 कि सूत्र कणिका, ठीक है, सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है शायद, ठीक है, शायद क्या कहा ही जाता है। तो सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? तो इतना हम जानते हैं कि ये ऊर्जा घर है, परंतु ऑप्शन पहला क्या दे रहा है, ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर लगाना है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है वसा संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, और फोर्थ ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होती है, किसका केंद्र होती है? तो कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अगर हम इसमें और एडिशनल जानकारी की बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात आ रही है, तो इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। ठीक है, कौन ने की थी? तो अल्टमैन ने करी थी, और कब करी थी? तो यह जाएगा 1886 में। ठीक है, 1886 मतलब 1886 में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और हम ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा युक्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को, ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ग्लूकोज में चेंज कर देती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां, और क्वेश्चन नंबर 40वां क्या हो जाएगा कि प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो स्पेशली बात हो रही है यार कि जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा पेनिसिलिन हम कहां से प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है एंटी नो माइसिटीज, और फोर्थ ऑप्शन है सेवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, की जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त होते हैं? तो कवक से प्राप्त होते हैं। और जो पेनिसिलिन होता है वो होता क्या है, एक एंटीबायोटिक होता है, और आप जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, हमने कल 2-3 एंटीबायोटिक के नाम भी याद कराए थे, तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि जो एंटीबायोटिक है वो क्या है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा कि पादपों पौधों, ठीक है, पादप पौधों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक कोई प्लांट हो गया, ठीक है, ये एक कोई प्लांट हो जाता है, और इस प्लांट में वाष्प उत्सर्जन अधिक किस स्थिति में होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है वायुमंडल जल वाष्प से संतृप्त हो तब, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो तब, और थर्ड ऑप्शन है जल शांत हो तब, और फोर्थ ऑप्शन है वातावरणीय अवस्था शुष्क हो तब। तो यार एक पौधे में अधिक वाष्प उत्सर्जन कब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कि वातावरण अगर शुष्क होगा, तो जब वातावरण में नमी नहीं होगी तो सारी नमी वातावरण किससे प्राप्त करेगा? तो पौधे से प्राप्त करेगा। इसका यह मतलब है कि वाष्प उत्सर्जन की अधिक क्रिया किसमें होगी? तो शुष्क वातावरण में होगी। इसी आधार पर जो क्वेश्चन हमारा था कौन सा 41, उसका आंसर नंबर हो जाएगा फोर्थ होगा राइट आंसर यार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा कि यक्षमा, ठीक है, जिसे टीबी भी कहा जाता है, ठीक है, टी और बी तपेदिक, ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस तो देखो यार, यक्षमा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार या प्रभावकारी होती है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टीबी है उसके लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पैरामाइसिन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन।
तो यार इसका टीबी के लिए, ठीक है, तो टीबी के लिए यूज किया जाता है स्पेशली ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक औषधि है जो कि यक्ष्मा या फिर टीबी के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। और पेनिसिलिन आप जानते ही है एक ये प्रतिजैविक हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरोमाइसिटिन हम यूज करते हैं किसमें, तो अंता ज्वर में, ठीक है। अंता ज्वर में हम यूज करते हैं क्लोरोमाइसिटिन। पेनिसिलिन यूज एक है प्रतिजैविक, और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ यूज होती है, तो यक्ष्मा मतलब टीबी के रोग में, ठीक है। और यार ऑप्शन नंबर जो सी है टेरामाइसिन, आप ऑप्शन नंबर जो सी है आप खुद बताओगे इसे, ठीक है, या पुस्तक में आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा कि टेरामाइसिन हम कहाँ यूज करते, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि टेरामाइसिन किस रोग के लिए यूजेबल दवाई है, ठीक है, या औषधि है हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस विटामिन, यहां स्पेशली नोटिस करना है कौन सा विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, ठीक है। तो मसूड़ों में रक्त आने की बात हो रही है और दांत हिलने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो मसूड़ों में से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। और विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाता है क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और वहीं पर विटामिन ए की बात हो रही है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। याद रखिएगा यार ये सारी चीजें, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। और वही विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी होता है थायमिन। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो ये सारी चीजें याद रखना। परंतु विटामिन सी की यहाँ बात हो रही थी तो मसूड़े आना और मसूड़ों में से रक्त आना किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर हम बात करें कि विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, ठीक है। तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ और स्पेशली मिर्च और अंकुरित अनाज, ठीक है। मिर्च और अंकुरित अनाज में भी विटामिन सी पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई जगह पूछा गया कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सी पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि जोड़ों में मूत्रमल, ठीक है, मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो स्पेशली यार इस चीज को नोटिस करिए कि जोड़ों में मूत्रमल जमा होने से या मूत्रमल के क्रिस्टल जमा होने से कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्युजता एलर्जी, ठीक है, या जिसको हम बोल देंगे एलर्जी। सेकंड ऑप्शन है आरक्तता, थर्ड ऑप्शन है घेंगा और फोर्थ ऑप्शन है गाउटर। तो यार देखो एलर्जी जो होती है, ठीक है, तो एलर्जी आप जानते हैं कि किसी चीज की अधिकता या फिर किसी चीज को सूट नहीं होती है उससे होती है। सेकंड आरक्तता की बात करें तो ये आयरन की कमी से होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। आरक्तता और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो डेफिनेटली यार ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार और देख लो कि जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने से कौन सा रोग होता है या क्या रोग हो जाता है। तो हम अगर एलिमिनेट भी करें तो गाउटर रोग, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि यूरिक अम्ल जब जोड़ों में जमा हो जाता है तो जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा होने को ही कहा जाता है क्या, मूत्रबल जमा होना, कहाँ, जोड़ों में। तो उससे हो क्या जाता है, गाउटर हो जाता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाएगा कितना 45। तो 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख शोधनों, ठीक है, मुख शोधनों या माउथ वॉश, ठीक है। माउथ वॉश आप जानते होंगे, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, माउथ वॉश को मुख शोधनों। तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं टूथपेस्ट तो आप भी यूज करते हैं और माउथ वॉश भी यूज करते होंगे, ठीक है। तो इनमें मुख्य तौर पर क्या यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सुहागा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सोरा और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है किसमें, मुख शोधनों में या फिर टूथपेस्टों में, ठीक है। आप अगर हो सके तो ये बताइए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 46 की जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है। हम ये बोल सकते हैं कि आंखों के रूप में मतलब आंख नहीं है उसकी परंतु वो ध्वनि का इस्तेमाल करता है किसके लिए, आंखों के लिए। तो ऐसा कौन सा प्राणी है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है कुत्ता, सेकंड है बिल्ली, थर्ड है सांप और फोर्थ हो जाएगा चमगादड़। तो आई होप सभी ने राइट आंसर लगाया होगा। जो चमगादड़ है वो ध्वनि का इस्तेमाल करता है चलने के लिए और चलने के लिए मतलब आंख के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना 47 की स्वास्थ्य वर्धक औषधि
संपादकों के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयुक्त है स्पाइरुलिना। ये इस पे आपको नोटिस करना है, बात किसकी हो रही है, स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, स्वास्थ्यवर्धक औषधि, एक स्पाइरुलिना स्वास्थ्यवर्धक औषधि है और वो निम्नलिखित में से क्या होती है, स्पाइरुलिना क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हरित शैवाल, सेकंड ऑप्शन है नीली हरित शैवाल और थर्ड ऑप्शन है खमीर की एक किस्म और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की जो स्पाइरुलिना क्या है वो एक बैक्टीरियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अंत्र ज्वर, ठीक है, किसके कारण होता है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा, उसमें मैंने बता दिया था कि अंत्र ज्वर में कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है। ठीक है, तो अंत्र ज्वर किसके कारण होता है, अब यहाँ ये पूछा है। तो जब मैंने वैक्सीन का नाम लिया था तो वो वैक्सीन स्पेशली किससे बनी होती है वो भी मैंने डिस्कस वहां किया था। तो अंत्र ज्वर पहला ऑप्शन है विषाणु, सेकंड है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है कवक और फोर्थ है प्रत्युजरता या फिर जिसको बोलते हैं एलर्जी। तो जो अंतः ज्वर है वो होता है यार जीवाणु से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो अंतः ज्वर है वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। तो अंतः ज्वर जिस जीवाणु के कारण होता है उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, याद रखिएगा, अंतः ज्वर जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है यार, मैंने बोल दिया तो नहीं, सुन लो क्योंकि लिखना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए। टाइफोसा होता है और हम ये बोल सकते हैं कि इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है, अंतः ज्वर को आंत का बुखार भी कहा जाता है और यह रोग गंदे पानी पीने से होता है। यार ये भी याद रखना कि अंतः ज्वर होता है किससे, तो गंदे पानी पीने से होता है और गंदे पानी में क्या पाया जाता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा पाया जाता है। अब इसके निदान के लिए कोई ना कोई औषधि होगी, किसको, अंतः ज्वर या आंत के रोग या आंत के बुखार के निदान के लिए एक वैक्सीन होगी, उसको बोलेंगे हम क्लोरोमाइसेटिन। ठीक है, तो क्लोरोमाइसेटिन का यूज किया जाता है और जो क्लोरोमाइसेटिन है वो खुद भी कवक की बनी होती है। ठीक है, तो जो कवक से बनी जो औषधि होती है वो जीवाणु को मारने में यूज की जाती है। तो औषधि का नाम याद रखोगे क्लोरोमाइसेटिन, जो कि अंतः ज्वर की एक औषधि होगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग, ठीक है, रुधिर वर्ग की बात हो रही है। रुधिर वर्ग मतलब रक्त समूह विश्वव्यापी आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता ये एक स्पेशल हिंदी नेम है और जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल रिसोपिएट। ठीक है, रिसोपिएट मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिसेप्टर, मतलब जो हम ये बोल सकते हैं कि सर्वव्यापी एक्सेप्टर है, मतलब हम जिसमें कोई भी रक्त समूह हम इंजेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह अगला हो जाएगा कौन सा, ए बी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ओ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें हम कोई भी रक्त एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उसे दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इधर नीचे दे रखा होगा तो हमने यहाँ लिख लिया। तो ए बी एक ऐसा रक्त समूह है जिसे कोई भी रक्त समूह दे सकते हैं, और क्यों दे सकते हैं, तो ए बी में एंटीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है और ओ सर्वदाता होता है, ओ सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50वां की सलाकाकार। ठीक है, तो याद रखना यार, सलाका का कार जीवाणु, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रॉडसेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो रॉडसेप्ट बैक्टीरिया कहा जाता है, तो किसे रॉडसेप्ट बैक्टीरिया कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वैसिलस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा स्माइरिलम और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा काकस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कोमा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की वैसिलस। ठीक है, वैसिलस को कहा जाता है क्या, तो रॉडसेप्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत में हाल ही में लुप्त हो रहा है। तो यार देखो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सुनहरी बिल्ली, सेकंड है चीता, थर्ड ऑप्शन है वुली वुल्फ और फोर्थ है गैंडा। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो भारत में विलुप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वुली वुल्फ है जो कि भारत में विलुप्त हो रहा है। अगला देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा कि वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है। तो वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्लोन, सेकंड ऑप्शन है शुद्ध वंशानुक्रम और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अंतः प्रजात वंशक्रम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वंशावली क्रम। ठीक है, तो 52वें का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की वंशावली क्रम कहा जाता है वनस्पति प्रजनन में जब एक ही पौधे से संपूर्ण संतति प्राप्त हो उसे।
अगला देख लेते हैं यार क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, कि स्पंज क्या होता है। ठीक है, जो स्पंज होता है वो क्या होता है, अगर जिन लोगों ने 9th की पुस्तक अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो उन्हें ये पता होगा। तो स्पंज क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है कवक, सेकंड ऑप्शन है जीवाश्म, थर्ड ऑप्शन है पादप और फोर्थ है पशु। तो स्पंज जो होता है एक पशु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो हम जो बोल सकते हैं कि जो स्पंज है, ठीक है, स्पंज ये संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आता है स्पंज। और हम ये बोल सकते हैं कि समुद्री वातावरण में अधिकतर पाए जाते हैं। जो स्पंज है वो समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं और ये आते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि स्पंज के साइकॉन और स्पंजिला। ठीक है, साइकॉन और स्पंजिला उदाहरण हो जाएंगे किसके, स्पंज के। और स्पंज एक जीवाणु है, सॉरी क्या है, एक पशु है जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो समुद्र में पाए जाते हैं। और ये किस वंश के अंतर्गत आते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीजें समझे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 हो जाएगा कि ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, स्पेशली इस पे फोकस करना है कि बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा जोड़ा या ऐसे माता पिता जिसमें एक का रक्त ग्रुप ए और एक का बी है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसका ग्रुप क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ए या सॉरी केवल ए और बी, या तो ए होगा या तो बी होगा। सेकंड ऑप्शन है ए बी और ए बी, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ ए बी और ओ, और फोर्थ ऑप्शन है ए बी। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जिन लोगों ने रक्त ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि ए बी, अगर माता ए है पिता बी है, या पिता ए है और माता बी है, तो इनसे जो संतान पैदा होगी या तो उसका रक्त ग्रुप ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, और अगर अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55वां होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यार वायरस से उत्पन्न रोग की बात हो रही तो पहला ऑप्शन है पीलियोमाइलेटाइस। ठीक है, पीलियोमाइलेटाइस। सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है कुकुर खांसी, और फोर्थ है दाद। ठीक है, तो यार आप इतना जानते हैं कि देखो एलिमिनेट भी अगर हम लगाएंगे तो जो मलेरिया है तो ये तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, तो ये हो जाएगा मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण। कुकुर खांसी की अगर हम बात करें तो आप ये जानते हैं ये बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन सा, कुकुर खांसी। और दाद की अगर हम बात करें तो दाद एक रिंग रोग है, और जो दाद होता है वो ट्राइकोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन नामक एक कवक से होता है। ठीक है, तो ये कवक से होने वाला रोग है। कुकुर खांसी क्या हो जाएगा, एक जीवाणु रोग, और मलेरिया हो जाता है किससे, एक प्रतिजैविक से। तो इसने पूछा कि वायरस कौन सा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की पीलियोमाइलेटाइस। ठीक है, पीलियोमाइलेटाइस एक वायरस जनित रोग है, और किस वायरस से ये होता है, तो ये वायरस है निस्मंदी विषाणु। ठीक है, याद रखिएगा निस्मंदी विषाणु, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है फिटरेबल वायरस। ठीक है, किसके कारण, फिटरेबल वायरस के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56वां। ठीक है, कि निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा है यार इसने। तो चार ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर राइबोफ्लेविन, और फोर्थ ऑप्शन है स्कारबिक एसिड। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि उसने B1 की वैल्यू पूछी, B1 का पूछा कि B1 विटामिन का नाम क्या है, तो हम इतना जानते हैं कि जो डी ऑप्शन है ये विटामिन सी का नाम है। ठीक है, राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करें तो राइबोफ्लेविन जो होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी का। और यहां पर अगर हम थायमिन की बात करें, ठीक है, थायमिन की बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा, B1। और रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, B1 का नाम होता है थायमिन, और B2 का नाम होता है क्या, राइबोफ्लेविन। B2 का नाम राइबोफ्लेविन, और सी का नाम क्या होता है, स्कारबिक एसिड। तो यार क्वेश्चन ये देख लो, हमसे पूछा था कि B1 का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, थायमिन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57वां। तो क्वेश्चन नंबर 57वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो ये चार कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिक जिन पदार्थ DNA होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अधिसंख्य मीन्स हो जाएगा अधिकांश जीवों में
जो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो यार अपने अनुसार तो ये बिल्कुल सही है, अनुवांशिक पदार्थ का वाहक ही होता है कौन, डीएनए। तो यार पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है अधिसंख्य वायरसों और जीवाणुओं में अनुवांशिक जिन पदार्थ आरएनए होते हैं, तो ये गलत है। कि हम ये बोल सकते हैं कि विषाणु, वायरस की यहाँ बात हो रही है तो कुछ वायरस आरएनए के बने होते हैं, कुछ डीएनए के बने होते हैं, ठीक है, सब अलग अलग बने होते हैं। तो यार ये सेकंड ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि सभी वायरस में अनुवांशिक जिन पदार्थ डीएनए होता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो सभी वायरस में अनुवांशिक जिन पदार्थ आरएनए होता है, तो ये भी गलत है। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर होगा कि अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिक जिन, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ की बात कर रहा है तो क्या होता है, डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, और हमसे ये पूछा भी था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 हो जाएगा कि रोगजनक जीवाणु निस्सारित, ठीक है, निस्सारित करती है, ठीक है। तो रोगजनक जीवाणु निस्सारित करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिजन, सेकंड हो जाएगा प्रतिरक्षी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरेंस, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, प्रतिजन। तो रोगजनक जीवाणु निस्सारित करती है तो क्या, प्रतिजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो 59 अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि पार्किंसन रोग, ठीक है, स्पेशली इसे नोटिस करना, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्किंसन रोग है, इसके इलाज के लिए जो वैक्सीन खोजी है और उस वैज्ञानिक को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यार 59वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि वाल्टर कोहेन, ठीक है। तो वाल्टर कोहेन एक ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, किसके लिए, तो पार्किंसन रोग, ठीक है, पार्किंसन रोग की वैक्सीन खोजने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्किंसन रोग है यार वो होता किस लिए है और कहाँ पर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्किंसन रोग है ना, ये एक मस्तिष्क रोग है, ठीक है, और मस्तिष्क में होने वाला रोग है। अगर ये रोग होता है तो ये रोग अगर हो जाता है तो 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को होता है, 60 से अधिक उम्र वाले के लोगों को, ठीक है। और पार्किंसन रोग में क्या होता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं। और अगर हम इसकी वैक्सीन की बात करें तो डोपासीन नामक वैक्सीन, ठीक है, डोपासीन नामक वैक्सीन जो इसके इलाज के लिए यूज की जाती है। तो डोपासीन नामक वैक्सीन की ही खोज की है कौन ने, तो वाल्टर कोहेन। जो किसके लिए यूज की जाती है, तो पार्किंसन रोग के लिए यूज की जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इस लेक्चर का लास्ट ये होगा क्वेश्चन कि निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा, स्पेशली ये पूछा हमसे, लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते तो हमें उस चीज को नोटिस कर लेना चाहिए कि पूछा क्या है। तो चावल, सेब, दालें और संतरा। तो यार देखो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो ये आंसर हो नहीं सकता। सेब में पाया जाता है लोहा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर है। और थर्ड दाल है जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और संतरा में विटामिन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगला अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। वीडियो में अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।